लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ पानी की प्रेजेंस में और बनाता है ट्राई डेरिवेटिव ब्रोमोफिनॉल। 3 जगहों पे लगने वाला ब्रोमीन का फिनॉल। ये रहा 1 2 3 जगह पे लगा हुआ ब्रोमीन और ये है आपका फिनॉल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है? फिनॉल कर रहा है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ जब फिनॉल रिएक्शन करता है तो ट्राई डेरिवेटिव ब्रोमोफिनॉल एक कंपाउंड बनाता है। इसको अगर मैं चाहता हूं रोकना तो मैं रोकने के लिए ऐसी चीज डालूंगा जो उस ब्रोमीन की पोलैरिटी कम कर दे। तो मैं डाल सकता हूं CCl4, पायरिडीन। पायरिडीन बेसिक नेचर भी दिखाता है, पोलैरिटी भी कम करता है। या मैं डाल सकता हूं CS2। तो यहां मैंने CCl4 डाल रखा है। CCl4 या CS2 एनसीईआरटी ने दोनों अलाउ कर रखे हैं। आप यहां डालोगे तो वो सिर्फ पैरा पोजीशन पे लगाएगा। पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि पैरा सिमेट्रिक होता है। पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि पैरा सिमेट्रिक होता है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करता हूं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल की, यानी कि मैं फिनॉल को HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो मोनो डेरिवेटिव बनता है। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊं तो ट्राई डेरिवेटिव बनता है। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊं तो तीनों जगहों पर NO2 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 लग जाता है। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ठीक है, तीनों जगहों पे NO2 लगे तो उसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है कई बार फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाओ, बच्चा कन्वर्जन में फंस जाता है क्योंकि उसको पिक्रिक एसिड नाम याद नहीं होता। अब इसके बाद बारी आती है कोल्ब्स रिएक्शन की। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, जरा समझो। कोल्ब्स रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। कैसे बनाते हैं जरा स्टार्टिंग से देखो। पहले मैंने फिनॉल को रिएक्शन कराई NaOH के साथ। मैं पहले से कराता आ रहा हूं। जब मैंने फिनॉल के ऊपर Cl लगाया था तब भी ऐसी रिएक्शन, सॉरी, बेंजीन के ऊपर Cl लगा था और उससे फिनॉल बनाया था तब भी ऐसी रिएक्शन कराई थी। तो वहां बताया था बेंजीन के ऊपर अगर ONA लगाओ तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराई। ONA ने OH को रिप्लेस कर दिया, पानी बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया? OH और H बाहर निकल गए, पानी बन गए H2O। ठीक, ये हाईलाइट नहीं कर रहा कलर, अब ठीक है। H2O और ये बाहर हो। ठीक, वो H2O का H कहाँ है? ये रहा वो H और ये रहा वो OH। नहीं, ठीक। अब वो कहता है ONA तो ऊपर लग गया, अगर मैं इसको CO2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो CO2 उस ONO के बीच में जाके बैठ जाएगा और क्या बनाएगा? एक परऑक्साइड कंपाउंड, ये OCOONA। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। यहां पर क्या क्या चीजें हैं? यहां पर बैठा है H इसके पास चला जाएगा O के पास और पूरा COONA इस पोजीशन पे आके बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा? यहां पे OH और यहां पर COONA। ऑर्थो पोजीशन पे COONA आ जाएगा। इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं इसको HCl दूं तो Na ले जाएगा Cl और H, Na ले जाएगा Cl और COOH बचा रह जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में आई? फिर दोबारा समझाता हूं मैं एक बार इसको। मैंने फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ऊपर ONA लगाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, बीच में COO इंट्रोड्यूस करा। अब यहां पर बेंजीन के ऊपर लग चुका है OCOONA। यहां पर बैठा होता है हर बेंजीन पर H, वो H इस O के पास गया और OH बना, और जो यहाँ पर COONA लगा था वो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। ठीक है, ये कंपाउंड बना हमारा। अब ये जो COONA है, इसका Na HCl के Cl के साथ चला जाएगा और इसका H इधर आके बैठ जाएगा। अब इस पूरी रिएक्शन को 2 मिनट समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखो रीमर टिमन रिएक्शन। जैसे वहां पर हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, इसमें हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाते हैं। वहां पर बनाया था हमने सैलिसिलिक एसिड, यहां बनाएंगे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। है क्या हमारे पास? हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन है, हाँ जी, अभी पहले भी हमने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराया था, वहां से H हटाया था, अब भी हम यहाँ से H हटाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां से H हटेगा और लग जाएगा CHCl2। तो यहाँ का H कहाँ गया? मैं CHCl3 को ऐसे लिख सकता हूँ, CHCl2
और एक Cl। ये Cl लेकर चला गया इस H को, बाहर बना लिया HCl, HCl बाहर और जो H की पोजीशन खाली हुई वहां लग गया CHCl2, जो H की पोजीशन खाली हुई वहां लग गया CHCl2। और NaOH ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फिर वही आपके फिनॉल, ये तो कई बार देख चुके हैं, ONaCHCl2। अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ पे NaOH, यहाँ KOH भी हो सकता है NCERT ने यहाँ पर OK लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ONaO या ONaOH बात ही, ठीक है। अब एक बात हो गई, ONaCHCl2 लग गया। अब मुझे दो Cl दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों क्लोरीन को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था NaCl बाहर हो जाता है, NaCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? OH लग जाएंगे, दोनों Cl की जगह पर दो OH लग जाएंगे। जब भी एक से ज्यादा OH हो तो उसमें से पानी निकाल दो, जब भी एक से ज्यादा OH हो तो उसमें से पानी निकाल दो, बचेगा क्या? बचेगा CHO। क्या बचेगा? CHO। CHO तो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे Na नहीं चाहिए था, उसके लिए मैं क्या करूं? फिर दोबारा उसको HCl के साथ रिएक्शन करा दो। तो ये दोनों रिएक्शन एक जैसी है, ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको नोट करो। अब इसके बाद बारी आती है फिनॉल की। तो फिनॉल को अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं तो जिंक उस O को उठा के ले जाएगा, ZnO बना लेगा जिंक 10 की प्रेजेंस में, और बन जाएगा हमारे पास बेंजीन। ये हमने 11th में भी रिएक्शन देखी थी, ठीक है। हमें सीधा साधा बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप रिडक्शन कह सकते हो। और अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना हो तो जैसे था K2Cr2O7, वैसे ही हम लिख सकते हैं Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हमें क्या मिलेगा? क्यूनॉन। क्या मिलेगा? क्यूनॉन। बेंजो क्यूनॉन बोल लो या क्यूनॉन बोल लो। ये वाली रिएक्शन मैं बता चुका हूं, एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी है सब पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका नया टॉपिक आता है, इसे हम बोलते हैं ईथर। जरा ध्यान देना इस पे। ईथर, ईथर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सिमेट्रिक या असिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जिसमें दोनों साइड बराबर के कार्बन की चेन हो। अगर दो कार्बन इधर हैं तो दो ही कार्बन इधर हो। असिमेट्रिक मतलब जिसमें बराबर की कार्बन चेन ना हो। अगर एक कार्बन उधर है तो यहाँ दो हो सकते हैं, यहाँ चार कार्बन है तो वहां एक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में ये डिफरेंस होता है। दूसरी बात, इनके पास जो कार्बन की चेन होती है ये पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ाती है, यानी कि इनको बेसिक बनाती है। तो ईथर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा बेसिक होता है, वगैरह वगैरह। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो सिमेट्रिक चीजें जो होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, असिमेट्रिक चीजों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जो सिंपल सीधी सादी कार्बन की चेन होती है उनसे भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि ये पोलर नेचर के, ठीक है। या यूं बोलो, कम नहीं बोलो, हाइड्रोकार्बन से कंपेरेबल होता है। अभी एनसीईआरटी में हम कुछ लाइनें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इनकी शेप कैसी होती है, तो पानी, अल्कोहल और आरओआर तीनों की बैंड शेप होती है। तीनों पोलर नेचर के होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर आरओआर का सबसे कम होता है, आरओएच का उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, पानी का सबसे ज्यादा होता है। आर यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज और बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करने का काम करता है। आर कौन है? कार्बन की चेन। ये कुछ एग्जांपल्स है नेमिंग के, ठीक है। नेमिंग के लिए आपकी वो क्लास चल रही है जो मैं अभी बताया था मैंने आपको, वहां देख लेंगे। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या दोनों में से कोई चेन बड़ी है, बराबर है, तो जिस मर्जी को बाहर कर दो। जो बाहर जाएगा वो O के साथ जाएगा। बाहर जाने वाले का नाम पड़ता है ऑक्सी। यहां पर एक कार्बन की चेन थी तो इसका नाम पड़ा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। यहां पर दिखाई दे रहा है ये छोटा है तो ये बन गया मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। यहां पर साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपॉक्सी को बाहर क्यों करा? क्योंकि तीन कार्बन चार कार्बन से कम होते हैं, छोटी चेन को बाहर कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो बन जाता है ऑक्सी। साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लो मतलब बंद चेन, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, ऑक्सी का मतलब ओ। ईथर के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो ऑक्सी होता है। ईथर एकमात्र ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो कभी भी सफिक्स के तौर पे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप की सबसे नीचे आता है, सबसे कमजोर फंक्शन ग्रुप है, ठीक। मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है। मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल या फिनाइल मिथाइल ईथर भी कह सकते हो आप इसको। इन सब नामों को आप ऐसा नाम देख सकते हो। एल्काइल, एल्काइल ईथर, ये इनका कॉमन नेम होता है। ये देखो ये लिखा एल्काइल, एल्काइल ईथर।
ठीक, एल्काइल, एल्काइल, ईथर। चलो आगे चलते हैं। ROR क्या पानी में डिसॉल्व होता है? नहीं। क्या इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है? नहीं। ये थोड़ा सा डिसॉल्व होता है अपने पोलर नेचर की वजह से। जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, वो पोलर नेचर भी इसका कमजोर पड़ता जाएगा। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी इसके पास कमी है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इसके पास बहुत जबरदस्त कमी है। ठीक है, अब वो कह रहा है जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो RX पोलर था, H2O वो भी पोलर था, लेकिन RX के बीच में जो पोलर बॉन्डिंग थी वो नहीं तोड़ सकती थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, पानी पानी के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, ये देखो ये लिख दिया। ROR के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ROR के पास पोलर नेचर है। ROR के पास मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन सॉलिबिलिटी घटेगी। मॉलिक्यूलर मास से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और मॉलिक्यूलर मास से हमेशा सॉलिबिलिटी बढ़ती है, घटती है। ये जनरल बात। प्रिपरेशन ऑफ ROR सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसकी विलियमसन सिंथेसिस, एक नेम रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। बड़ी आसान रिएक्शन है। अल्कोहल को RX के साथ रिएक्ट कराते हैं। पहले आप अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ। अल्कोहल अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा और अपना H छोड़ देगा। यहां लिखा नहीं मैंने, आधा हाइड्रोजन छोड़ देगा। और जब वो हाफ H2 रिलीज करेगा तो जो बचेगा वो होगा RONA। RONA को अगर RX के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na हमेशा X को लेके जाता है और बचेगा ROR डैश। इसका मतलब ये असिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सिमेट्रिक ही हो, और सिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा इस रिएक्शन को देखो। ये कहां से आ गया यहाँ पर? ठीक है, मैं कुछ एक रिएक्शंस बीच में डाल रहा हूँ। एक पेज ऐड कर रहे हैं। ये देखो, एक सीधी सादी सी रिएक्शन देखी। CH3O प्लस CH3Cl। इसमें ONA का NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बाहर, और यहां बनेगा CH3OCH3, NaCl बाहर। ठीक, आसान रिएक्शन है, खत्म करनी। हम्म, हम्म। अब जरा इधर आओ। कोई आपसे पूछे कि यहां पर ये कैसा रोल प्ले करता है, NaOR कैसा रोल प्ले करता है, तो आप कहोगे यहां पर जो O, ये CH3O है, ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है, और न्यूक्लियोफाइल इस Cl न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। आओ जरा मैं नीचे बना के दिखाता हूं। CH3Cl एक न्यूक्लियोफाइल है, प्लस NaOCH3। यहां पर OCH3 एक न्यूक्लियोफाइल है। OCH3 जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस Cl को रिप्लेस कर दे तो हमें मिलेगा क्या? CH3OCH3 प्लस NaCl होगा रिप्लेस। इसे क्या कहते थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ी आसान सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पर आपका NaOCH3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऐसा नहीं था, सॉरी, ये है प्राइमरी प्राइमरी हेलो एल्केन। अब मैं अगर इसकी जगह टर्शियरी हेलो एल्केन ले लूं तो पहली बात तो ये टर्शियरी टर्शियरी
कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, टर्शरी हेलोएल्केन स्टेबल नहीं होता। वो अपना हेलोजन छोड़ना चाहेगा, वो चाहेगा ये हेलोजन कहीं चला जाए, क्योंकि भीड़ बहुत है, स्टेरिक इफेक्ट वजह से वो इसको छोड़ना चाहेगा। चलो जी ठीक है। अब जब ये ONA इस पे अटैक करेगा तो इस CH3ONA का एक और काम है। क्या ये आपको NaOH जैसा नहीं लग रहा? उस H की जगह पे R आया है, R मतलब उसे और अच्छा बेस बना रहा है, तो क्या ये अपना बेसिक नेचर नहीं दिखा सकता? और अगर ये अपना बेसिक नेचर दिखाएगा ना, तो ये उसका एसिड निकाल देगा HCl, और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी यहां पे, सब्स्टिट्यूशन की जगह यहां पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और यहां पर हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्डेड CH2 CH3। अब कुछ बच्चे पूछते हैं भैया ऐसा यहां क्यों हुआ, यहां एलिमिनेट क्यों हुआ? जहां भीड़ ज्यादा, जहां स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा, वहां एलिमिनेशन होगा। जहां भीड़ ज्यादा, जहां स्टेरिक इफेक्ट, वहां एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होने के बाद यहां पर HCl बाहर हो जाएगा, ये अपना बेसिक नेचर दिखाएगा। ये अपने दो नेचर दिखाता है, या तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ये तब दिखा रहा है जब वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल दिखाने के लायक नहीं था। ये OCH3 इस Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता? भीड़ बहुत है, ठीक है। तो यहां पर ये आएगा, इससे पहले इसको भगा देंगे, ये कहेंगे हम टर्शियरी हैलाइड बन के स्टेबल है। तो उसने कहा एक काम करता हूं, मैं अपना बेसिक नेचर दिखाता हूं, इसका HCl निकाल लेता हूं, कुछ तो फायदा हो मेरा। अब आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वो HCl लेके चला जाता है, ठीक है। ये दो रिएक्शन है। तो टर्शियरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल नंबर 11.6। मैं अभी उसको एनसीईआरटी में खोलता हूं, देखना क्या कह रहा है। Following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether। अगर मैं C2H5ONA को रिएक्ट कराऊं एक टर्शियरी हैलाइड के साथ, तो क्या होगा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये नहीं होगी। फिर तुमको ना भैया मैं तो बनाना चाहता हूं, मेरी मर्जी, मैं बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे रिएक्शन के रिएक्टेंट्स बदलने पड़ेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। तो जब मैं इसको रिएक्शन कराता हूं तो ये बेस बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये बेस बन जाता है। बेस बनकर ये HCl बाहर करता है। बेस बनकर ये HCl बाहर करता है। HCl बाहर करता है तो हमें आगे जाके क्या देता है? ये एक एल्कीन देता है, CH3 C डबल बॉन्डेड CH2 CH3। और जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं देता, मुझे ये नहीं देता, तो मैं क्या करूं? मैं काम करता हूं, इनको स्विच कर देता हूं। इधर आओ, अगर मैं ये करूं, पहले देखना क्या था? पहले था CH3 देखो, पहले था CH3 C CH3 CH3 Cl, और CH3 ONA। ठीक है। अगर मैं इनकी पोजीशन बदल दूं, मतलब मैं ONA को उठा लूं, और ये बना दूं, अब देखना, अब काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब NaCl निकलता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब टर्शियरी हैलाइड
Na से नहीं जुड़ा, टर्शियरी हैलाइड Na से नहीं जुड़ा, बल्कि टर्शियरी हैलाइड तो O से जुड़ा है और उससे मुझे मतलब नहीं है। यहां से NaCl बाहर, ये तो चाहता था मैं। तो ये वो कंपाउंड बन गया जो आपका डिजायर्ड था। और बाहर क्या हो गया? NaCl। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ही यही है, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। What would be the major product of this reaction? The major product of this reaction is an alkene, and this alkene is named as 2-methyl propane propene 2-methyl propene. The major product of the given reaction, अब देखो आंसर पढ़ रहा हूं मैं, the major product of the given reaction is 2-methyl propanene. It is because the sodium ethoxide is a strong nucleophile as well as strong base. क्योंकि सोडियम एथॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। दैट्स व्हाई एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस प्रीडोमिनेंट ओवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खत्म कहानी। इसका उल्टा करना हो तो सामान चेंज कर दो। ये सामान चेंज करा है, ठीक। अब मैं आपकी आवाज खोलूंगा, जिसको जो डाउट हो पूछो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा किस चीज की, ये टर्शियरी वाली बात हो गई। मुझे अल्कोहल से ईथर बनाना हो तो ये मैं बात बता चुका हूं, पूरा मैकेनिज्म करा सकता हूं। 413 केल्विन पे H2SO4 यानी किसी एसिड की प्रेजेंस में होता है। अल्कोहल कितने लेता हूं मैं इसमें? दो अल्कोहल ROR निकाल देते हैं। देखो, एक अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, ये गया पानी बाहर किसी एसिड के प्रेजेंस में। 413 केल्विन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना। आपको ROR मिल जाएगा प्लस H2O बाहर हो जाएगा। ठीक बेटा, नीचे देखो रिएक्शन। ये वाली बात भी बताई थी, एल्कीन भी बनाता है, इसका मैकेनिज्म भी कराया था मैंने आपको। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या ROR रिएक्ट करके कोई और चीज बनाता है? हाँ, ROR HX के साथ रिएक्शन करता है और RX और H2O बनाता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। ये R इस H के साथ जाए तो X के साथ तो RX बनाएगा, बचा हुआ H RO के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन देख लो चाहो तो नीचे, ठीक। अब ध्यान क्या रखना है, अगर ये सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये असिमेट्रिक है तो आपको देखना है छोटे और बड़े में फर्क क्या है। आ जाओ, ये है बड़ा, ये है छोटा। ये छोटे कार्बन की चेन है, ये बड़े कार्बन की चेन है। बड़े कार्बन की चेन O के साथ मिलकर छोटे H के साथ जाएगी, सिमेट्री का ध्यान रखेगी। और छोटे कार्बन की चेन आयोडीन के साथ जाएगी, CH3I बनाएगी। छोटे कार्बन की चेन CH3 आयोडीन के साथ एक्शन करके CH3I बनाएगी। और बड़े कार्बन की चेन C4H9O H के साथ एक्शन करके फिनॉल बनाएगी, ठीक। अब आप कहोगे ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ सिमेट्री के लिए। छोटी चीज बड़े के साथ गई और बड़ी चीज छोटे के साथ गई, तो ऐसा हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर इससे बड़ी चीज कोई आ जाए, जैसे SN1 का मैकेनिज्म या टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये चीज फेल हो जाएगी। इधर आ जाओ, ये क्या है? ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन के साथ अगर आयोडीन बैठा होगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन अपने आप को पहले कैटायन बनाएगा, और अगर वो कैटायन बनेगा तो वो जाके किस पे अटैक करेगा? ओ, गलत कर दिया मैंने, ये आंसर है बेटा, क्वेश्चन तो ये हाँ अब ठीक है। ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये है OCH3। अब मुझे ऐसा लग रहा है छोटे वाले को आयोडीन के साथ जाना चाहिए। हाँ, सिमेट्री तो ये कहती है छोटे वाला आयोडीन के साथ जाएगा और जो बड़ा वाला है ये H के साथ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयोडीन नेगेटिव है, उसको कार्बोकैटायन उठा के लेके जाएगा। कार्बोकैटायन बना क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन आयोडीन जाके जुड़ जाएगा
और OCH3 H के साथ जाएगा। मैं सोच रहा था कि ये होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। ये सिंपल सी रिएक्शन थी, ये हो जाता। बड़े वाले कंपाउंड के साथ H लगता, छोटे वाले कंपाउंड के साथ I लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। SN2 रिएक्शन नहीं हुई, SN1 रिएक्शन हुई। SN1 रिएक्शन तब होती है जब टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, जब स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा लग रहा होता है, और यहां पर स्टेरिक इफेक्ट साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये कार्बन इसको छोड़ने पर मजबूर कर देगा OCH3 को। जैसे ही OCH3 छोड़ेगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस का चार्ज हर हाल में आयोडीन पर ही अटैक करेगा और बनाएगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड या 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन, जो नाम देना चाहो उसको आप दे सकते हो, और बाहर क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ। पहली रिएक्शन थी ROR के HX के साथ, समझो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अब इसके बाद बारी आती है बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाने की। बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मैं सीधा सीधा रिएक्शन करा सकता हूं बेंजीन ONA की CH3X के साथ। अब आप कहोगे बेंजीन ONA कैसे बनाया? अभी जब हमने फिनॉल बनाया था, तो फिनॉल बनाने के लिए मुझे इसको इस रिएक्टेंट को बनाना पड़ा था ONA, ठीक है। इसके बाद ही मैं HCl के साथ रिएक्शन करा के फिनॉल बनाता था। तो ये तो बनाने का एक ही तरीका है, Na के साथ रिएक्शन करा दो, या तो फिनॉल की या बेंजीन की। अब अगर ये बन गया आपका, इसको CH3X के साथ रिएक्शन कराओ, NaX बाहर हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन सिर्फ O से जुड़ा है, तो रेजोनेंस यहां हो रहा है Na पे नहीं, इसलिए NaX बड़े आराम से बाहर हो जाएगा, वो रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है। और अगर एक बार NaX बाहर हो गया तो बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाएगा, लग गया OCH3, ठीक है। इसे हम कहते हैं एनिसोल। अगला, ठीक है। अब अगर मैं इसको बेंजीन के ऊपर लगे हुए OCH3 को किसी के भी साथ रिएक्ट कराऊं, तो यहां पर पॉजिटिव R इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं इफेक्ट्स में, फिर दोबारा बता देता हूं। अगर बेंजीन के ऊपर O लगा, OCH3 लगा, तो O अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे में रिवॉल्व करेंगे और नेगेटिविटी बढ़ा देंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऐसा हमने 11वीं क्लास में रेजोनेंस इफेक्ट में R इफेक्ट में पढ़ा, ठीक। तो इस इफेक्ट को हम पॉजिटिव R इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव R इफेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव ई। पॉजिटिव ई अटैक के लिए R इफेक्ट मशहूर है, पॉजिटिव R इफेक्ट। कहां पर अटैक करवाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो या पैरा? पैरा ज्यादा स्टेबल होगा। पैरा ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? पैरा ज्यादा इसलिए स्टेबल होगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे सिमेट्री ज्यादा होती है। पैरा पोजीशन पे सिमेट्री ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑर्थो पोजीशन पे सिमेट्री ज्यादा नहीं होती। अब किस किस की रिएक्शन कराएंगे, तो हम कई बार कर चुके, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, वो तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। आ जाओ। अगर मैं X2 के साथ रिएक्शन कराऊं, तो आप जानते हो X के अंदर दो चीजें होती है X2 के अंदर, एक प्लस का X, एक माइनस का X। जो प्लस का X है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, खत्म कहानी, हेलोजिनेशन। अगर मैं RX के साथ रिएक्शन कराऊं तो R प्लस का है, R प्लस का कहां लग जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और अगर मैं RCOX के साथ रिएक्शन कराऊं तो RCO प्लस का है, RCO प्लस कहां जाके लग जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तीनों रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। वो पॉजिटिव चीज हो सकती है आपकी X प्लस, R प्लस या RCO प्लस। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगी X प्लस यानी कि हेलोजन, R प्लस यानी कि एल्काइल ग्रुप, RCO प्लस मतलब एसाइल ग्रुप। इसे बोलते हैं एसाइलेशन, इसे बोलते हैं एल्काइलेशन, इसे बोलते हैं हेलोजिनेशन। तीनों रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही परफॉर्म करेगी। तीनों रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही होगी। इन दोनों रिएक्शंस को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। फिर बारी आती है HNO3 की यानी कि नाइट्रेशन की। जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन भी दो चीजें निकालेगी, OH माइनस और NO2 प्लस। NO2 प्लस या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा, NO2 प्लस या OH माइनस। NO2 प्लस या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा, काम खत्म। से कहते हैं नाइट्रेशन।
और अगर मैं लूं H2SO4 ओलियम की प्रेजेंस में, तो H2SO4 मुझे OH माइनस देगा या HSO3 प्लस देगा। अब ये HSO3 प्लस या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा, काम खत्म। 5 रिएक्शंस हुई है यहाँ पे। सल्फोनेशन ओलियम की प्रेजेंस में, नाइट्रेशन उससे ताकतवर एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और हेलोजिनेशन AlCl3 की प्रेजेंस में। हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा। ये कहलाता है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन।